हेलो एस्पिरेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी साहित्य की वैकल्पिक विषय का उत्तर लेखन अभ्यास की सीरीज है, जिसके अंतर्गत यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास किया जाता है। और इस सीरीज में हमारी कोशिश है कि हम हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के सभी क्वेश्चंस और इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। और इसी उत्तर लेखन अभ्यास तरह की एक हमारी जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें पेपर 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस का उत्तर लेखन अभ्यास किया जाता है, जिसे माँ सीरीज मेंस आंसर अप्रोच सीरीज है। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा छठा सेशन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपना पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो ये हिंदी पाठ्यक्रम में से हमने कहानी खंड को उठाया है, तो जिसमें प्रश्न पत्र 1 में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार, और प्रश्न पत्र 2 में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और राजेंद्र यादव एक दुनिया समानांतर की कहानियों के हम प्रीवियस ईयर के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आज का ये हमारा 21वां प्रश्न है, और 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न आप हमारी पहले वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नई कहानी ने पूर्ववर्ती कहानी का किस रूप में अतिक्रमण किया है, एक दुनिया समानांतर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका परिचय हम इस तरह से दे सकते हैं कि नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1955 के समय होता है, जो लगभग 1963 तक चलती है। नई कहानी स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियों की उपज है, जिस पर आज़ादी के बाद मोहभंग की तीव्र शहरीकरण, स्त्री पुरुष संबंधों का बदला स्वरूप इत्यादि के प्रभावों एवं दबावों का चित्रण है। इनके कारण इस कहानी के कथ्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे पूर्ववर्ती हिंदी कहानी की परंपरा से अलग करती है। तो इसकी संरचना में हम लिखेंगे कि किन बिंदु पर अतिक्रमण हुआ है। जैसे वास्तविक अनुभवों के प्रति जवाबदेही, ना किसी विचारधारा या दिए गए साध्य के प्रति। कि पहले जैसे अगर हम देखें कि टूटना, जो एक दुनिया समानता की कहानी है, इसमें विवाह से संबंधित संबंधों के आपसी टकरार के बारे में बताया गया है। और इससे पहले जो प्रेमचंद के समय की कहानियां चल रही थी, अगर देखें तो जिसमें नया विवाह, उसमें बेमेल विवाह क्या है, उसमें उम्र अंतराल की बात की गई है कि भाई किस तरह से उम्र अंतराल है। जैसे लाला डंगामल जो थे, उनकी पहली पत्नी जो मर जाती है, जिसका नाम लीला होता है, तो बाद में वह अपनी से काफ़ी उम्र छोटी लड़की आशा से विवाह करते हैं। और वो आशा जो है, वो नौकर जुगल से, जो कि उसकी हम उम्र का है, उससे प्रेम करने लगती है। तो पहले इस तरह का बेमेल विवाह था, लेकिन आज के समय में बेमेल विवाह किस तरह से है कि भाई महिला सशक्तिकरण होने लगा है, महिला किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें हम दूसरा, इसमें कथ्य के माध्यम से नैतिकता की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है कि कोई व्यक्ति नैतिक है या नहीं, उसका निर्णय यौन जीवन के एक निष्ठा से किया नहीं जाना चाहिए। पहले होता था कि भाई यौन निष्ठा कितनी है, उस पर नैतिकता देखी जाती, नहीं, आज के समय में नैतिकता जो है इसी से नए होनी चाहिए कि व्यक्ति समाज के प्रति कितना दायित्वशील है। जैसे भूख, नींद, टूटन, अकेलापन इत्यादि स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। जैसे मित्रों मरजानी, जो कृष्णा सोबती की कहानी है, उसमें बताया गया है। कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी के हम प्रीवियस ईयर वीडियोस में देख चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आगे इसमें हम बताएंगे कि नई कहानी ने सामंतवादी ढांचे से टूटकर शहरी मध्य वर्ग में तब्दील हो रहा था। जैसे संयुक्त परिवार के मूल्य टूट रहे थे, जैसे चीफ की दावत। और शिल्प के स्तर पर पहले की कहानियों में कथानक संरचना आवश्यक होता था, लेकिन नई कहानी ने इसे तोड़ा और घटनाओं की श्रृंखला की आवश्यकता के बदले छोटी घटना एवं क्षणिक अनुभूतियों पर पूरी कहानी लिखी गई है। भाई पहले क्या होता था कि पूरी की पूरी कहानी एक बनती थी कि भाई एक पूरी कहानी चलती थी, एक भाई पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। लेकिन अब नई कहानी में क्या हो रहा है कि एक छोटी सी घटना के ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी लिख दी जाती है। नई कहानी में भाषा की सार्वजनिकता भी एक उपलब्धि है कि भाई नई कहानी में क्या हो रहा है कि जो भाषा की जो है, वो एक सरल और सहज सार्वजनिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कहानी के अंदर। जैसे नई कहानी में पत्र शैली
चेतना शैली, प्रत्यावलोकन शैली के अलावा डायरी शैली और फैंटेसी शैली का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि नई कहानी ने पहले की कहानी परंपरा को एक झटके में बदल डाला है। प्रेमचंद का ग्रामीण एवं सामाजिक यथार्थ यहाँ हाशिए पर चला गया और शहरी मध्यवर्ग का भोगा हुआ यथार्थ अपनी तमाम निराशा और मोहभंग के साथ केंद्र में आ गया है। कथानक और भाषा शैली के स्तर पर भी इतने व्यापक परिवर्तन हुए हैं कि कहानियों की संरचना पूर्णतः बदली हुई नजर आने लगी है, जिसके कारण कहानी ने एक नवीन आयाम को प्राप्त किया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ आज का। दूसरा प्रश्न आज का मतलब 22वां, इस बात पर सम्यक रूप से विचार कीजिए कि नई कहानी की यात्रा अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है। ये यूपीएससी के द्वारा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जो हम भाई नई कहानी के अंदर हमारे से क्या अनुभव करते हैं, तो उसका देखते हैं हम कि इसका परिचय हम इस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि मैं मध्य वर्ग से हूँ और शहर में ही रहता हूँ तथा उम्र के उस दौर में हूँ जिस समय कहानी में नायक नायिका हैं। ये कहानियाँ शहरी मध्य वर्ग पर ही हैं, इसलिए मेरे जैसे पाठकों को एक दुनिया समानांतर पढ़ते हुए अक्सर यह एहसास होता है कि यह मेरी ही जिंदगी की कहानियाँ हैं। तो इसकी संरचना में हम लिख सकते हैं कि अनुभव स्वयं गुजरने के उदाहरण। तो हम इसमें उदाहरण लिखेंगे कि टूटना में किस तरह से। भाई टूटना जो है वो प्रेमचंद की नया विवाह से कैसे अलग है, पहले तो ये देखते हैं। तो प्रेमचंद का जो नया विवाह है उसमें क्या था, लाला जो डंगामल था उसकी पत्नी जो लीला थी पहली पत्नी वो मर जाती है, और दूसरी पत्नी जो आशा वो उससे काफ़ी उम्र छोटी होती है और वो अपने हम उम्र जुगल से प्यार करने लग जाती है। और अब आपका जो टूटना जो है वो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मूल समस्या क्या आ गई है, मेल विवाह बेमेल विवाह की धारणा प्रेमचंद से अलग है। कैसे कि नई कहानी में उम्र का अंतराल इतने मायने नहीं रखता, लेकिन वर्ग अंतराल, भाषा अंतराल, मानसिक अंतराल और जीवन शैली का अंतराल ज़्यादा प्रभावी हो गया है। जैसे टूटना में पंक्तियां हैं, लीना जिस वर्ग और जिन लोगों में रहती है, निर्णय दृढ़ता और स्पष्ट चिंतन उन लोगों की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, क्योंकि परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण नहीं होता। अब खोई हुई दिशाएं के बारे में अगर हम देखें तो खोई हुई दिशाएं जो कमलेश्वर जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि एक चंद्र नाम का व्यक्ति है जो कि इलाहाबाद से दिल्ली आता है, ठीक है, और वो दिल्ली शहर में बसता है। तो इस मूल समस्या क्या है, इस कहानी में मूल समस्या है पहचान का संकट। जैसे बड़े शहर में व्याप्त अकेलापन तथा संबंधहीनता से परेशान व्यक्ति होते हैं, जो कि शहरों में अकेलापन कितना ज़्यादा है इसकी तड़प वहाँ दिखती है, जहाँ चंद्र अंततः महसूस करता है उससे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल परिचय की एक मांग है। ऐसा ही नहीं है कि बड़े शहरों के लोग साथ साथ ना होते हों, समस्या यह है कि साथ होकर भी संवाद या संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं होते। तो ये पंक्तियां हैं इस खोई हुई दिशाएं की कि सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक जाएगी, कोई भी किसी से कुछ भी नहीं पूछता। इसमें अगली है कि जिंदगी और जोंक जो है अमरकांत की एक कहानी है, जिसके अंतर्गत गोपाल एक अनाथ बच्चा है जिसे शिव बाबू नाम देते हैं रजुआ का। रजुआ, और ये अनाथ बच्चा है। तो इसमें अनाथ व्यक्ति की अंतहीन शोषण की कहानी है, जिसमें रजुआ की दयनीय जीवन की स्थिति को मोहल्ले में रहने वाले लोगों की मानसिकता के संदर्भ में उद्घटित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे समाज में हर गरीब व्यक्ति संदेह की नज़रों से देखा जाता है। जैसे शिवनाथ बाबू के घर में साड़ी ना मिलने पर भीख मांगे गए रजुआ को चोर मानकर पीटा जाता है, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि भाई वो साड़ी उसने नहीं और वो साड़ी उनके घर में ही मिलती है, तो वह क्या करते हैं कि शिव बाबू कहते हैं
ये इस कहानी की कुछ पंक्तियां हैं कि चलिए नीच और नींबू को दबाने से ही तो रस निकलता है और वह हंसते हैं। तो इसमें हम निष्कर्ष लिखेंगे कि के नई कहानी आंदोलन की मूल प्रतिज्ञा अनुभवों की प्रामाणिकता की है। इसलिए नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ के चित्रण का आग्रही है। इस कारण नई कहानी मध्यवर्गीय वैयक्तिक अनुभवों पर केंद्रित थी, जिसका सर्वप्रमुख विषय स्त्री पुरुष शहरी अकेलापन, शहरी निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा और दुर्दशा एवं मध्य वर्ग के खोखलेपन और बनावटी आदि द्वारा एहसास होता है कि नई कहानी की यात्रा अनुभव से स्वयं गुजरने की यात्रा है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 23 आज का, जिसमें नन्हों कहानी की भाषा ग्रामीण मुहावरों और शब्दों से युक्त जीवंत भाषा है। कथन के आलोक में कहानी के भाषा सौंदर्य को उद्घटित कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि नन्हों, कि भाई नन्हों जो कहानी है वो शिव प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है। और इसमें क्या है कि एक नन्हों लड़की है जो गरीब घर की है। ठीक है। और उसके विवाह के लिए उसे राम सुभाग, जो कि एक सुंदर व्यक्ति है, उसे दिखाया जाता है। ठीक है। लेकिन जो नन्हो है वो राम सुभाग को पसंद कर लेती है, लेकिन उसके साथ छल कपट क्या होता है कि उसका विवाह राम सुभाग से नहीं करवाया जाता, बल्कि राम सुभाग के बड़े भाई जो कि मिश्री लाल हैं, उनसे उनका विवाह करवा दिया जाता है। और ये मिश्री लाल अपाहिज हैं, तो उसे ये बाद में पता लगता है। तो ये कहानी इस बारे में है कि किस तरह से छल कपट हुआ है उसके साथ। तो नन्हो शिव प्रसाद की एक बहुपरिचित कहानी है। इस कहानी की मूल समस्या विवाह में होने वाले छल प्रपंच तथा उससे स्त्री का भविष्य बिगड़ने की है। इस कहानी के माध्यम से निम्न मध्यवर्गीय परिवार की समस्या को ग्रामीण मुहावरों और शब्दों से जीवंत कर दिया है एवं एक पूरा ग्रामीण परिवेश, उसकी संरचना और वार्तालाप को लोकोक्तियों, मुहावरों यानी भाषाई प्रवाह के चलते जीवंत रूप देते हैं। तो इसकी संरचना में हम लिखेंगे कि नन्हो गरीब घर की लड़की है। उसके रिश्ते के लिए राम सुभाग को दिखाया गया था, जो कि काफ़ी सुंदर था, किंतु छल पूर्वक उसका विवाह राम सुभाग के बड़े भाई मिश्री लाल से कर दिया गया। मिश्री लाल एक पैर से लंगड़ा और दिखने में अत्यंत बदसूरत था। नन्हो इस दुख को आसानी से नहीं झेल पाती। और इस कहानी की कुछ पंक्तियां हैं जो हम इसमें कोट करेंगे कि एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई है, जहाँ से उसकी सिसकियाँ की आवाज़ भी शायद ही सुनाई पड़ती हैं। अगला, कि साथ ही वह राम सुभाग द्वारा किए जाने वाले प्रणय निवेदनों को भी अपनी मर्यादा के कारण आक्रामक होकर नकारती है। राम सुभाग के मन में विद्यमान अपराध भावना के कारण दोनों एक तब भी नहीं हो पाते जब पति की मृत्यु हो गई होती है। कि भाई नन्हों के पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तब भी वो एक नहीं हो पाते, क्योंकि राम सुभाग को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो भाषाई प्रवाह के चलते इस कहानी के जीवंत रूप के उदाहरण हम देंगे कि चरित्रों का नाम जैसे मिश्रीलाल, राम सुभाग, नन्हो, सुहाइना आदि। नन्हों के चरित्र को परिस्थिति और मन स्थिति के संदर्भ में रखकर चित्रित किया गया है। तीसरा, कहानी की भाषा में आंचलिकता के तत्व भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ग्रामीण मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से भाषा जीवंत और धाराधर हो गई है। जैसे इसका पंक्तियों का उदाहरण हम लिखेंगे इसमें कि अपनी की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी, पता ठिकाना ठीक से उच्चार लो, भूल चूक हो गई होगी। तो आगे कि संवाद एवं दृश्यों के सहारे आगे बढ़ती है ये कहानी। शिव प्रसाद सिंह की बिंब निर्माण कौशल देखते ही बनता है। जैसे पंक्तियाँ, खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लगी रही थी जैसे किसी ने मुरझिली पिचकी हुई टिबिया में कपूर रख दिया हो।
इसमें हम निष्कर्ष लिखेंगे कि इस कहानी की एक संवेदना विशेषता यह है कि इसमें चित्रित समस्या का कोई आदर्शवादी अंत नहीं है। साथ ही इसमें धीरे धीरे सशक्त होती नारी का भी चित्र उभरा है। कहानी के अंत में नन्नो कहती है कि पंक्ति है कि मैं कमजोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मुझे तुम हारने मत दे। तो अगला प्रश्न चलते हैं। आज का है हमारा चौथा मतलब 24वां प्रश्न। तो दूध और दवा कहानी की मूल संवेदना आदर्श और यथार्थ के द्वंद्व एवं संघर्ष से निर्मित है। इस कथन के संदर्भ में कहानी की समीक्षा कीजिए। ये भी यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका परिचय हम इस तरह से लिखेंगे कि दूध और दवा कहानी मार्कंडेय की अपने शिल्प में एक अलग तरह की कहानी है। इसमें पारंपरिक तरह का प्लॉट या चरित्र चित्रण नहीं है। इसकी संरचना में हम लिखेंगे कि कहानी का मुख्य चरित्र एक साहित्यकार है जिसकी पत्नी और दो बच्चे मुन्नी और रुनुक उसके परिवार में शामिल हैं। वह व्यक्ति बहुत बड़ा और महान लेखक बनना चाहता है, किंतु जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें उस लेखन में तल्लीन नहीं होने देती। उसकी पत्नी और बेटी दोनों की आंखों में एक गंभीर रोग है जिससे उन्हें छटपटाना पड़ता है। यह निम्न मध्य वर्ग का वह यथार्थ है जो उस समय की सच्चाई था। उस समय सचमुच अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसा जुटा पाना आसान नहीं था। इसकी कुछ पंक्तियां हैं कहानी में। मैं समझ नहीं पाता कि स्त्रियां और मजदूर मालिकों को क्यों ओढ़े हुए हैं। जैसे महज इतनी सी बात के लिए, या मुन्नी की आंखों के मोड़े की दवा, या उसके दूध के लिए। यदि गहराई में उतरकर देखें तो यहाँ भी कहानी के वाचक की यह दशा उसकी अपनी मासूमियत ही है। उसके पास वह छल तिगड़म नहीं जो उसे सफल इंसान बनाने में मदद करती है। वह लेखन से क्या कमाई कर लेगा, वह अपनी बेटी की मासूमियत को भी जिंदा रखना चाहता है। उसका सपना है उसे पेंटर बनाने का। लेकिन बच्ची की चिंता और उसकी मासूमियत को दर्शाने वाले कथन कहानी में जगह जगह उभारे गए हैं। कहानी की मूल संवेदना निसंदेह आदर्श और यथार्थ के द्वंद्व एवं संघर्ष से निर्मित है। उसी तरह के बिंब कहानी में पिरोए गए हैं। इसमें कहानियत कम है और कवितापन ज़्यादा देखा जा सकता है। इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि कुल मिलाकर दूध और दवा अर्थात जीवन की सबसे बुनियादी ज़रूरतें कैसे वंचित व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व छीन लेती है। कठिन प्रतीकों में कहीं गई यह कहानी बुनियादी तौर पर एक लेखक के जीवन संघर्षों का उभारती है। यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न था और आप इन प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास अपने स्तर पर भी करें और इनका लाभ उठाने के लिए आप उत्तर लेखन करके इन्हें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और हमारी टीम के द्वारा आपका प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास का इवेलुएट किया जाएगा। और हैंड नोट्स रिटर्न के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। इंस्टाग्राम पेज लाइक करिए एंड फेसबुक पेज लाइक करिए। थैंक यू।